आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं। आई डोंट नो वाई न्यूज चैनल्स और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हमारी यंग पॉपुलेशन के लिए, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस इश्यू को कोई बड़े लेवल पर क्यों एड्रेस नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी, जिसमें फादर आईएएस थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या आईएएस हैं या आईपीएस हैं। उनके स्पाउसेस भी आईएएस आईपीएस हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को एससी एसटी का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ। आपने अभी तक क्या सुना होगा, यूपी में कुछ स्टेट लेवल एग्जाम होने वाले थे, उनका पेपर लीक हो गया, या एसएससी का पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, या एग्जाम डिले हो गया। जो एग्जाम आज होना था वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद हुआ। लेकिन इससे भी भयानक कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर होती हैं। कुछ पकड़ में आ जाती हैं और कई सारी तो पकड़ में भी नहीं आती हैं, जिसे हम आज एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। हम बात करने वाले हैं पूजा खेड़कर की, एक लेडी जिसने यूपीएससी को बेवकूफ बनाया। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, हर साल 8 लाख से 10 लाख स्टूडेंट्स, इंडिया के जो टॉप ब्रेन्स हैं, आईआईटी ले लो, आप ऐसे स्टूडेंट्स ले लो जिन्होंने पीएचडी की हुई है, नीट क्वालिफाई किया हुआ है, डॉक्टर्स हैं, वो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऐसे लोग इस एग्जाम को देते हैं, वो भी इसे क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन एक लेडी आती है और वो गलत तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाती है। तो उन लोगों का क्या, जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत की, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ लोग तो 10-10 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेहनत का क्या। किस तरीके से इस लेडी ने यूपीएससी को बेवकूफ बनाया, अब हम उसकी स्टोरी समझेंगे। पूजा खेड़कर की अगर हम बात करें तो ये एक गरीब फैमिली से आती है, जिसके फादर ने इसकी माँ को छोड़ दिया था। अब ये अपनी सेपरेटेड मदर के साथ रहती है और इसकी माँ की इनकम है 0, कोई भी इनकम नहीं है। तो ये एक बहुत गरीब फैमिली से आती है, जिसने हार्डवर्क करके अपना 12th कंप्लीट किया, उसके बाद नीट क्वालिफाई किया। नीट क्वालिफाई करने के बाद ये अपना एमबीबीएस कंप्लीट करती है और एक डॉक्टर बनती है। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद कुछ साल दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये डॉक्टरी की ट्रेनिंग करती है। लेकिन इसके बाद इसे ख्याल आता है इसे यूपीएससी करना है, जो इसका इंटरेस्ट है वो यूपीएससी में है। ये आईएएस बन के देश को और ज्यादा बेहतर बनाने का सोचती है और लग जाती है यूपीएससी की तैयारी में। पहला एग्जाम देती है 2014 में, इसके बाद हर साल लगातार एग्जाम देती है, लेकिन इसका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। ओबीसी कास्ट कैटेगरी में आने के बावजूद ये किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाती। प्रिपरेशन करती है, हार्ड वर्क करती है और 2024 में ये अपना यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर देती है। एक गरीब फैमिली से आने के बावजूद इसने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया, ग्रेट। उसके बाद ये एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। अगर आपको लगता है ये स्टोरी इतनी सीधी है तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या था उसकी बात हम अब करने वाले हैं। आईएएस बनते ही आपको पता होगा 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो, जिस टाइम पर आप आईएएस ऑफिसर तो होते हो, लेकिन आपको वो सारी फैसिलिटी नहीं मिलती है जो एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है। आपको सीनियर्स के अंडर में काम करना होता है, उनसे सीखना होता है। इसमें 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड भी होता है। लेकिन जब पूजा खेड़कर आईएएस बनती है तो वो सबसे पहले डिमांड करती है खुद के लिए एक घर, खुद का ऑफिस, पर्सनल स्टाफ, एक कार और उसके ऊपर लाल बत्ती। ये सारी डिमांड वो यूपीएससी के सामने रखती है। एक ऐसा ऑफिसर जो अभी अभी सेलेक्ट हुआ है, प्रोबेशन पीरियड में है, उसे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन वो इन सब चीज़ों की डिमांड करती है। और अपने पहले दिन जब वो ऑफिस में जाती है तो एंट्री लेती है BMW कार में। लेकिन कैसे BMW, कैसे? यूपीएससी ने उसे BMW नहीं दी और वो खुद गरीब फैमिली से आती है, तो कैसे वो BMW अफोर्ड कर सकती है। खैर, BMW से आती है, यूपीएससी से उसने जो डिमांड की थी यूपीएससी उसे पूरा करने से मना कर देता है। तो पूजा खेड़कर कुछ दिन बाद BMW के ऊपर ही लाल बत्ती लगा देती है। इसके साथ साथ जो उसकी कार है उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टिकर भी लगा देती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यूपीएससी ने आपको ये चीजें परमिट नहीं की है और आप ये सारी चीजें करोगे तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको कुछ बोलेंगे। तो इसके सीनियर्स इसे सलाह देते हैं ऐसा ना करने की,
और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें धमकियां मिलने लगती हैं, और जब इन धमकियों से भी कुछ सीनियर्स नहीं मानते तो उनका ट्रांसफर होने लगता है। पर ये ट्रांसफर करवा कौन रहा है? कौन है जो पूजा के सीनियर्स को धमकी दे रहा है? क्योंकि पूजा तो अभी न्यू कैडेट है, वो तो ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एंट्री होती है पूजा के फादर की, जो अभी तक उसकी माँ से अलग रह रहे थे। अचानक से वो वापस आ जाते हैं और पता चलता है उसके फादर एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, और इतने पावरफुल पॉलिटिशियन हैं जो आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके बाद पूजा खेड़कर का ट्रांसफर पुणे किया जाता है, उसके नेटिव प्लेस में। यूपीएससी में न्यूली सेलेक्टेड कैडेट्स का ट्रांसफर इजीली होता नहीं है, लेकिन पूजा खेड़कर का ट्रांसफर पुणे करवाया जाता है। कैसे? पावर के दम पर। पुणे में जाते ही वहां पर जो कलेक्टर का ऑफिस है वो उससे छीन लिया जाता है और पूजा खेड़कर को दे दिया जाता है। जो पुराने ऑफिसर का सामान था उसे बाहर फेंक दिया जाता है, वहां नया सामान लगवाया जाता है पूजा खेड़कर के लिए। और जब इतना सब कुछ होता है तो जो उसका सीनियर होता है वो हायर अथॉरिटीज को एक लेटर लिखता है, जो लेटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी जाता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है और पूजा खेड़कर का ट्रांसफर पुणे से वाशिम डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाता है। इसके बाद एक आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंवर, जो अभी आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र में, उन्हें इसके बारे में पता लगता है तो वो ट्विटर पर इसके बारे में लिखने लगते हैं। जब वो इसके बारे में ट्विटर पर लिखते हैं तो मीडिया भी इस चीज को कैप्चर करता है और बार बार न्यूज में इसके बारे में चीजें सामने आने लगती हैं। किस प्रकार से पूजा खेड़कर के फादर उसके सीनियर्स को धमका रहे हैं, उसे वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जिसके लिए वो एलिजिबल भी नहीं है। और जब ये चीज न्यूज में आती है तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और एक्शन लेने से पता चलता है पूजा खेड़कर एक्चुअल में किसी गरीब फैमिली से नहीं आती है। उसके फादर एक पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसकी माँ के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। और 12th कंप्लीट करने के बाद जब नीट का एग्जाम देने की बारी आई तो इसका फेक ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया गया था ताकि ये नीट क्वालिफाई कर सके। और ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद पता लगता है यूपीएससी एग्जाम फेक ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ भी जब इससे क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसने एंट्री ली डिसेबिलिटी कैटेगरी में, जिसमें कट ऑफ और कम जाती है। 2019 में पूजा खेड़कर अचानक से 40% विजुअली इम्पेयर्ड हो जाती है। उस चीज का उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है जो वो यूपीएससी को सबमिट करती है और डिसेबिलिटी कैटेगरी में अपना एग्जाम करवाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको टोटल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। और पूजा खेड़कर ने कितने अटेम्प्ट दिए? 12। क्या बात कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सुना, यूपीएससी को डॉज करके पूजा खेड़कर ने 12 अटेम्प्ट दिए और 12वें अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकाला, वो भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में, जिसके लिए वो कभी एलिजिबल भी नहीं थी। यूपीएससी में इसकी रैंक आई थी 11,244, लेकिन डिसेबिलिटी कैटेगरी में आने के कारण ये यूपीएससी क्वालिफाई कर जाती है और इसे सेलेक्ट किया जाता है आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सिस्टम के लिए। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी पूजा खेड़कर तो आईएएस ऑफिसर बनी थी। कैसे? जब इसे आईआरएस मिलता है तो ये उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसे आईएएस ऑफिसर बनना था। तो ये क्या करती है, अभी तक इसके पास 40% विजुअली इम्पेयर्ड का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था। इसके बाद ये 20% लोकोमोटिव डिजीज का सर्टिफिकेट बनवाती है और यहीं पर नहीं रुकती है, ग्रैपलिंग मेंटल डिप्रेशन का सर्टिफिकेट इसे अचानक से मिल जाता है और उसके बेसिस पर ये आईआरएस से बन जाती है एक आईएएस ऑफिसर। जितनी आपको डिसेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपकी रैंक बढ़ती है और इसकी रैंक आईआरएस से बढ़कर हो जाती है आईएएस की। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि यूपीएससी में सेलेक्ट होने से पहले इसका मेडिकल टेस्ट तो लिया गया होगा। जब इसने डिसेबिलिटी कैटेगरी से अपना मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, तो इसे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन कोविड का बहाना देकर इसने 6 बार यूपीएससी को मेडिकल टेस्ट देने से मना किया। पहले कोविड का बहाना, फिर अपनी मेंटल डिजीज का बहाना, और जब यूपीएससी ने इसे 7th टाइम अल्टीमेटम दिया तो ये मेडिकल टेस्ट देने जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर तुरंत वहां से भाग जाती है, क्योंकि इसे पता था अगर इसका मेडिकल टेस्ट होगा तो ये पकड़ में आ जाएगी और अगली बार जब ये मेडिकल टेस्ट देती है तो ये उसे क्वालिफाई कर देती है। कैसे? पैसे देकर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मेडिकल डॉक्टर्स जो इसका टेस्ट लेते हैं
एक्चुअल में वो कोई टेस्ट लेते ही नहीं है, ना इसका MRI करवाया जाता है, ना ही कोई टेस्ट लिया जाता है, केवल पैसा लिया जाता है और उसके बेसिस पर इसे क्वालिफाई करवाया जाता है। यानी पहले ये बाहर के डॉक्टर्स खरीदती है, उनसे फेक सर्टिफिकेट बनवा कर यूपीएससी में सबमिट करती है। अब यूपीएससी के डॉक्टर्स को खरीद कर उनसे अपना मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करवा लेती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और जब स्क्रूटिनी में ये सारी चीजें सामने आती हैं तो 31 जुलाई 2024 को पूजा खेड़कर को यूपीएससी से निकाल दिया जाता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर आपके दिमाग में खटकनी चाहिए, अगर ये फालतू की चीजों की डिमांड नहीं करती, अपने सीनियर्स को परेशान नहीं करती, उन्हें धमकाती नहीं, तो हो सकता है ये कांड हमारे सामने कभी आता ही नहीं। और ये सिस्टम का एक फ्रॉड है जो हमारे सामने आया है। ऐसे ही कितने सारे लोग फ्रॉड करके कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ है, जिसमें से ज्यादातर लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीके के फ्रॉड हो जाते हैं। यानी एक ऐसी रेस जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रेस खत्म होने के बाद आपको पता लगता है कुछ लोग तो पहले से ही फिनिश लाइन पर खड़े थे। अब आप क्या करोगे? क्या आप उसको बीट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। और जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले उन्हें प्रॉब्लम होती थी, SC, ST, OBC इन कैटेगरी के लोगों को एडवांटेज मिल जाता था और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इन्हें डिफीट करना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो एक और कैटेगरी आपको दिखेगी, जो कैटेगरी है ऐसे कैंडिडेट्स की जो स्कैम करके यूपीएससी जैसा एग्जाम डॉज कर जाते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो प्रेस्टिजियस ईयर होते हैं 20 से लेकर 30 तक, वहाँ पर वो तैयारी करता है ऐसे एग्जाम्स की। SSC हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर कोई स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम हो गया। और वहाँ पर अगर इस तरीके की धांधली होगी तो एक्चुअल में उसे इस सिस्टम पर कैसे भरोसा होगा, और कैसे आप कह सकते हो कि अगर इतने बड़े लेवल पर स्कैम हो सकता है तो जो छोटे छोटे एग्जाम है, जो SSC एग्जाम है, BPSC एग्जाम है, सिविल सर्वेंट, या फिर जो बाकी एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उसमें गलत चीज़ें नहीं होती। कैसे आपको ये श्योरिटी मिलेगी? हालांकि यूपीएससी ने इसके बाद इस पर एक्शन लिया। पूजा खेड़कर को IAS की पोस्ट से निकाल दिया गया। उस मेडिकल टीम पर एक्शन लिया गया जिसने इसका टेस्ट कंडक्ट करवाया था, और आगे से जो भी मेडिकल टेस्ट होंगे वहां पर हायर स्क्रूटिनी रखी जाएगी, प्लस वहां पर CCTV कैमराज होंगे। लेकिन क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने से सिस्टम की जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी? तो इसका आंसर है नहीं। आप देखते होंगे जो स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसकी डेट पोस्टपोन की जाती है। कुछ एग्जाम 2-2, 3-3 साल तक पोस्टपोन हो जाते हैं। और होने के बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आएंगी जहां पर पेपर लीक हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स फेक सर्टिफिकेट बनाकर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो किस तरीके से एक नॉर्मल आदमी को इस सिस्टम पर भरोसा आएगा? और इस मुद्दे को हमें उछालने की जरूरत है ताकि ये और ज्यादा स्प्रेड हो और इन चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम सच में चाहते हैं इंडिया एक सुपर पावर बने, डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो इन चीज़ों को सबसे पहले हमें सिस्टम में सही करना होगा। और जो भी फेक चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पर स्कैम हो रहे हैं, उन्हें हमें सिस्टम से उखाड़ कर बाहर फेंकना होगा। लेकिन ये तो हम तब करेंगे ना जब हम इस चीज पर वोट देंगे पॉलिटिकल पार्टी को कि वो ऑनेस्टी के साथ अपना काम करेगी, वो सिस्टम को बेहतर बनाएगी, ना कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या फिर ऐसे मुद्दों पर जो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए हमें ऐसी गवर्नमेंट को लाना होगा जो सोशल वेलफेयर पर काम करे, ना कि खुद के वेलफेयर पर इन द नेम ऑफ कास्ट रिलीजन।